नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक और अपराध की घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं जब लखनऊ में एसपी सिटी तैनात था, एसपी सिटी पूर्वी का पद था जिसका हेडक्वार्टर हजरतगंज था, उस समय एक गंभीर घटना घटित हुई थी। बात है 14 दिसंबर सन 2000 की। एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने निराला नगर, एक बहुत प्रसिद्ध जगह है ट्रांसगोमती में, यूनिवर्सिटी से जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो चौराहा जो पड़ेगा उसे निराला नगर चौराहा कहते हैं। आईटी कॉलेज उसी निराला नगर चौराहे के पास है। वहां पर एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पहुंचे। चौकी भी है वहां पर, आईटी कॉलेज के ठीक सामने, पीछे वाले गेट के ठीक सामने। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा शैलेंद्र सिंह, वो 2 दिन से अपनी निजी जीप महिंद्रा वाइजर लेकर निकला था। आज तक उसका कोई पता नहीं लगा, न तो उसने कोई फोन किया। मैं इस बीच में उसके सारे दोस्तों से मिलाया, अपनी सभी रिश्तेदारियों में पता कर लिया, लेकिन वो कहीं नहीं पता लग रहा उसका कि वो कहाँ है। उन्होंने बताया कि उसकी नेपच्यून ट्रेवल एजेंसी करके ट्रेवल का काम है। चौकी इंचार्ज ने कहा, अरे हम जानते हैं, उस ट्रेवल एजेंसी से बहुत बार हम लोगों को गाड़ी की ज़रूरत पड़ती थी तो हम लेते थे। मैं ही नहीं, मेरा इंस्पेक्टर भी अच्छी तरह से शैलेंद्र को जानता है। उनको चौकी पर बिठाया। वहीं से लैंडलाइन फ़ोन से हसनगंज थाने में अपने प्रभारी निरीक्षक को बताया कि शैलेंद्र 2 दिन से गायब है। उनके पिता चौकी पर आए हैं और वो भी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं। इंस्पेक्टर हसनगंज भी शैलेंद्र को जानते थे। उन्होंने बताया कि साहब वो नेपच्यून ट्रेवल एजेंसी वाला शैलेंद्र सिंह। उन्होंने कहा, अरे ठीक है, मैं थाने पर पहुंच रहा हूं, उनके पिता को लेके आप खुद भी थाने पर आइए। ट्रेवल एजेंसी से उस समय, उस जमाने में चूंकि ट्रेवल एजेंसीज कम थी, गाड़ियों की संख्या भी उस तरह की लग्जरी गाड़ियां या बिल्कुल नहीं थी। जो गाड़ियां किराए पर चलती थी वो महिंद्रा जीप या उस समय तक मारुति गाड़ी आ गई थी, वही कभी कभी चला करती थी। ट्रेवल एजेंट से अगर आप कहेंगे तो बहुत बड़ी गाड़ियां वो नहीं कर पाते हैं। बसों के लिए भी उनसे संपर्क किया जाता था, शादी ब्याह के लिए, और गाड़ियों की ज़रूरत सबको पड़ती थी। पुलिस वालों को इसलिए कि रेड में जाने के लिए अगर अलग से, क्योंकि उस समय थाने पर एक ही गाड़ी हुआ करती थी, अगर कहीं बाहर टीम भेजनी है तो एक गाड़ी ट्रेवल एजेंट के माध्यम से आती थी। किसी अधिकारी को अपने घर जाने के लिए या उनके घर वालों को शॉपिंग करने के लिए अगर गाड़ी की ज़रूरत है तो भी ट्रेवल एजेंट से संपर्क स्थानीय पुलिस किया करती थी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा गाड़ी की ज़रूरत पड़ती थी वो उस थाना क्षेत्र को देखने वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जब भी कोई काम होता था वो अपने इंस्पेक्टर से ही गाड़ी मंगाते थे, तब भी ट्रेवल एजेंट की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए उस समय ट्रेवल एजेंट और पुलिस का बड़ा चोली दामन का साथ हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में इस तरह फ्री में या सिर्फ तेल के खर्चे पर गाड़ियां देने लेने का जो रिवाज है, उसका एक बड़ा स्पेसिफिक टर्म है, उसे बेगार कहते हैं। कि बेगार की गाड़ी चाहिए, पुलिस वाला समझ जाएगा फ्री की गाड़ी चाहिए, या थोड़ा बहुत पैसा उसमें तेल वेल भरा के करा देंगे। तो बेगार की गाड़ी देने वाले भी बड़े फिक्स हुआ करते थे। ट्रेवल एजेंट जिस चौकी क्षेत्र में ज़्यादा हैं या जिस इलाके में ज़्यादा हैं, वहाँ के सब इंस्पेक्टर को थानाध्यक्ष कहता था, एक गाड़ी बेगार की फलां के लिए। कहाँ तक जाना है साहब? फलां तक जाना है। ठीक है। और जब कभी कभी किसी अधिकारी के यहाँ, जिसके यहाँ बेगार की बहुत बार गाड़ियाँ गई हों, उसने अगर उस सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर को सजा स्वरूप कोई मिसकंडक्ट की नोटिस दी या कोई एक्सप्लेनेशन की नोटिस दी, तो वो बाकी अधिकारियों के यहाँ घूम घूम कर यही शिकायत करते थे कि साहब सारा बेगार हमसे कराते हैं और देखिए जरा सी गलती हुई, हमें मिसकंडक्ट की नोटिस पकड़ा दी। तो इसलिए ये शब्द बेगार बहुत ज़्यादा प्रचलित है। खैर, इंस्पेक्टर चूंकि जानते थे शैलेंद्र सिंह को बेगार की गाड़ियों की बहुत बार ज़रूरत उसने पूरी की होगी,
वो फौरन थाने पर पहुंचे और थाने पर तब तक उनके पिताजी, शैलेंद्र के पिताजी और चौकी इंचार्ज निराला नगर भी पहुंच गए। वहां भी उनके फादर ने वही बात बताई जो उन्होंने चौकी इंचार्ज को बताई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर हसनगंज ने कहा कि साहब आप तहरीर दे दीजिए, हम गुमशुदगी लिखवा कर कम से कम सारी जगह इसका प्रसारण तो करा दें, क्योंकि लड़का चला गया है तो हो सकता है लौट आए, गाड़ी सहित गायब है, ये बात बहुत ही सीरियस है। उन्होंने गुमशुदगी की एक तहरीर दी, थाना हसनगंज में वो गुमशुदगी लिखी गई और फौरन मैसेज प्रसारित किया गया वायरलेस से पूरे जनपद के सभी थानों को और आसपास के जनपदों को भी। नंबर प्लेट नंबर जो महिंद्रा वाइजर का नंबर था वो फ्लैश किया गया और शैलेंद्र का हुलिया और पहना हुआ कपड़ा भी फ्लैश किया गया। 2 दिन हो गए, कहीं से कोई सूचना नहीं मिली। आसपास के सभी जनपदों में सूचना दी गई। इधर जो ट्रेवल एजेंसी के मालिकान थे उन्होंने 1 दिन के स्ट्राइक की घोषणा कर दी और सभी मालिकान एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर उस समय के एसएसपी बीबी बख्शी साहब से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, एसएसपी ऑफिस। चूंकि एसएसपी ऑफिस मेरे जुरिस्डिक्शन में था, एसपी सिटी ईस्ट के ऑफिस से फौरन मैसेज किया गया कि आप फौरन एसएसपी साहब के ऑफिस पहुंचिए, यहाँ कोई भीड़ आई हुई है जो साहब से मिलना चाहती है। मुझे इस घटना का संज्ञान नहीं था, इसका पता नहीं था कि ये किस सिलसिले में ये लोग मिलने आए हैं और कौन लोग मिलने आए हैं। मैं विभाग के पहुंचा, जाते ही उनमें 1-2 जो जानने वाले थे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि ये प्रकरण है, इसी तरह से शैलेंद्र सिंह गायब है, 2 दिन हो गया, गुमशुदगी लिख के पुलिस बैठी हुई है। मैं भीतर गया, मैंने एसएसपी साहब से बताया कि साहब ये प्रकरण है, हमारे क्षेत्र का नहीं है, एसपी सिटी ट्रांसगुमती साहब के क्षेत्र का है, अगर आप अनुमति कर दें तो उनको भी बुला लिया जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल बुला लीजिए। एसपी सिटी ट्रांसगुमती उस समय श्री जे.के. शाही थे, मैं उनका भी कई बार जिक्र करता हूं, इसलिए कि अच्छे फील्ड ऑफिसर थे, क्राइम के इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन की बहुत अच्छी पकड़ थी, अच्छी तकनीक थी। उनको सेट पे बताया गया, वो भी आ गए। हम दोनों लोग एसएसपी साहब के पास बैठे थे, तभी प्रतिनिधिमंडल भीतर आ गया। बड़ा रोष व्यक्त किया, जोर जोर से आवाजों में उन्होंने बात करनी शुरू की। एसएसपी साहब उनको समझा बुझा रहे थे। खैर उनको समझा बुझा लिया, प्रतिनिधिमंडल का वो पत्रक, वो ज्ञापन ले लिया और उनको वापस जाने के लिए आश्वासन देकर कि आप जाएं, हम जल्दी इसको वर्कआउट करेंगे, और वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद बीबी बख्शी साहब ने कहा कि भाई आप दोनों लोगों में से एक आदमी, एक तो सारे जितने आसपास के ज़िले हैं, बगल के रेंज के और जोन के ज़िलों के कंट्रोल रूम पर सीधे बात करिए। आप किसी अधिकारी के थ्रू बात करेंगे, सूचना मिलने में देर होगी। आप सीधे बात करिए कि घटना वाले दिन के बाद से कोई लावारिस लाश तो उनके यहाँ नहीं मिली है। उसका हुलिया अपने सामने रखिए और उनसे हुलिया पूछिए। आप लेकिन स्वयं बात करेंगे ताकि जो रिप्लाई देने वाला भी उसकी गंभीरता को समझे। और दूसरा, 3-4 अच्छे सब इंस्पेक्टर्स की एक टीम बना लीजिए, बना के, और फिर शैलेंद्र का रूटीन क्या था, उसके यार दोस्त कौन थे, दुश्मनी अगर कोई है उसके परिवार की या उसकी, उसको आशनाई का कोई चक्कर ढूंढिए, पता करिए, या फिर पैसे के लेन देन का कोई विवाद हो तो वो भी पता करिए। इन सारे प्रकरणों में, इन सारी बातों में या इन सारे बिंदुओं में गहराई से जांच करिए, इसी में से कोई बात निकल कर आएगी और तभी पता लगेगा। चलते चलते शाही साहब ने कहा कि आप जरा सा कंट्रोल रूम से बात कर लीजिए, सभी कंट्रोल रूम से इंडिविजुअली बात कर लीजिए, बाकी का काम मैं करता हूँ। मैंने सभी से बात किया। घर वालों ने यह भी बताया था कि शैलेंद्र ने हाल में ही एक मोबाइल फोन खरीदा है। चूंकि सर्विलांस की टीम, मैं एसटीएफ से ही एसपी सिटी हुआ था, वहां से ट्रांसफर होकर जब आया था, एसटीएफ पे तो जो हमारे साथ की जो टीम थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, क्योंकि वो सर्विलांस और मोबाइल फ़ोन के पर ही ज़्यादा काम करते थे। लेकिन लखनऊ पुलिस की जो टीम थी अभी वो पूरी नहीं बनी थी, उतने एक्सपर्ट लड़के, अभी उतना ज़्यादा ज्ञान उनको नहीं था। लिहाजा
एसटीएफ को बताया गया कि शैलेंद्र का ये नंबर है, ज़रा पता करें कि ये नंबर कहाँ पर है और इसको ज़रा ट्रैक करें, क्योंकि न तो शैलेंद्र मिल रहा है न उसकी गाड़ी मिल रही है। एसटीएफ ने इसको तुरंत टेकअप किया और 3-4 घंटे में उन्होंने मुझे बताया कि देखिए ये जो लखनऊ सुल्तानपुर रोड है, वहाँ गोसाईगंज थाना क्षेत्र के पास एक गांव का नाम बताया था, वहाँ जाकर ये मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। उसके बाद ये कभी नहीं खुला है और उसके बाद का इसका लोकेशन भी नहीं पता है। एसटीएफ ने और आगे उसकी सीडीआर की जांच करके बताई कि घर में जाने से पहले इसके पास इसके सबसे अच्छे दोस्त, क्योंकि उससे बहुत कॉल हैं पिछले दिनों में, शायद उसका नाम आनंद सिंह होना चाहिए। जो कैफ उन्होंने मंगवाया था उससे आनंद सिंह ही लिखा हुआ था। उन्होंने कहा आनंद सिंह की ही एक कॉल उसमें है, उसके बाद ही अपने घर से निकला है और मोबाइल फ़ोन जाकर गोसाईगंज थाना क्षेत्र में कहीं बंद हो गया है। आनंद सिंह को ढूंढा गया, आनंद सिंह मिला नहीं। जो उसका घर बताया गया था, जो शैलेंद्र के घर वालों ने, उनके फादर ने, वो जानते थे, उनको बताया गया था, लेकिन वो नहीं मिला। जब वो नहीं मिला तो पुलिस उसके चचेरे भाई विजय सिंह, जो वसुंधरा कॉम्प्लेक्स का मालिक भी था, और आनंद के नौकर श्याम को उठा लाई। जैसे ही विजय सिंह को पुलिस ले आई, वैसे ही एसएसपी पे बहुत ढेर सारे पुलिस अधिकारियों के और राजनीतिक व्यक्तियों के फ़ोन आने लगे उसको छुड़वाने के लिए कि उससे कोई मतलब नहीं, उसे क्यों परेशान किया जा रहा है। बीबी बख्शी साहब ने कहा कि जब तक हमें आनंद सिंह नहीं मिल जाता हम इनसे पूछताछ करते रहेंगे। हम लोगों से उन्होंने कोई कम्युनिकेशन ऐसा नहीं किया कि आप इसको छोड़ दीजिए या इससे सख्ती कम करिए या इससे बात मत करिए, कोई बात नहीं बताई। अपने स्तर से ही वो सबको जवाब देते रहे कि आनंद सिंह के मिलने तक इससे पूछताछ होगी। पुलिस ने विजय सिंह और श्याम से आनंद सिंह के आने जाने वाले स्थानों, रुकने के स्थानों, रिश्तेदारियों, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की। 18 दिसंबर को आनंद सिंह पकड़ में आ गया। आनंद सिंह से जब पूछताछ शुरू की गई तो वो ऐसा लग रहा था कि पूरे मामले से एकदम अनभिज्ञ है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इन सवालों का जवाब वो बिल्कुल शून्य में निहार कर दे रहा था। जब ये पूछा गया कि जब तुमसे कोई मतलब नहीं था तो तुम भाग क्यों गए, उसने फौरन, जैसे सोचा हुआ जवाब होता है, उसने फौरन कहा कि मैं चूंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त था, मैं जानता था कि पुलिस सबसे पहले मुझे ही बुलाएगी, पूछेगी, सख्ती भी करेगी, इस वजह से मैं डर गया और डर के भाग गया था। काफी देर तक जब आनंद सिंह इधर उधर टहलाता रहा तो पुलिस भी, आप समझते हैं, थोड़ी देर में इरिटेट होने लगती है। और जब पुलिस ने आनंद सिंह के पिछवाड़े का हाड़ तोड़ सम्मेलन शुरू किया तो बहुत देर तक आनंद सिंह टिक नहीं पाए और फिर रिकॉर्डेड कैसेट की तरह एक एक करके सारी बातें बताने लगा। आनंद सिंह ने बताया कि मेरा अपनी सगी ममेरी बहन से इश्क भी हो गया था और उससे संबंध भी बन गए थे। हम दोनों शादी करना चाहते थे, पर जब परिवार को पता लगा तो परिवार किसी भी तरह से राजी नहीं था, क्योंकि यह शादी संभव नहीं थी। लड़की मेरी सगी ममेरी बहन और मैं उस लड़की का सगा फुफेरा भाई, बुआ का लड़का। हम लोगों ने कहा शादी ये हो नहीं पाएगी, घर वाले करने नहीं देंगे, दोनों परिवार राजी नहीं होंगे, बेहतर यह है कि हम दोनों लोग भाग चलें। बिल्कुल अच्छा प्लान हम लोगों ने बनाया, तय कर लिया, गाड़ी, सब चीज़ें तय हो गई कि कब निकलेगी, लेकिन शायद मामी को इसका अंदाजा लग गया। मामी ने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया। फोन पर बातचीत करनी एकदम बंद करा दी गई। घर में जो लैंडलाइन फोन था उस पर कोई न कोई घर का आदमी हमेशा मौजूद रहता था। फोन बहुत से आते थे, लेकिन पहले कोई आदमी जो वहां रहता था वो अटेंड करता था, तब किसी को बुलाया जाता था। इसी तरह आनंद ने बताया कि हमारी भी मामा के यहां जाने पर पाबंदी लगा दी गई। मेरे घर वालों को भी पता था, पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। कभी कभी वो अकेले में मौका पाकर मेरे मोबाइल फोन पर अपने लैंडलाइन फोन से फोन करती थी और जार जार करके रोती थी।
मामा मामी को लगा कि ये लड़की, उम्र है इसकी, शायद इधर उधर भटक रही है, शादी कर देना ही इसका सबसे अच्छा सलूशन है। उस जमाने में यही माना जाता था। लड़के लड़की के बहकने का जरा सा भी पता लगे, घेर के लोग कहते हैं शादी फट से कर दो, उसको तुरंत शादी करो, ठीक नहीं लग रहा है। मामा मामी ने उसकी शादी करने का मन बना लिया और लड़के ढूंढने लगे। एक दिन मामा और उसके 2-3 रिश्तेदार शैलेंद्र के पिता, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर थे, उनके घर पहुंच गए रिश्ते को लेकर। 3-4 बार ये लोग इन लोगों की मुलाकात होने के बाद शादी तय हो गई और शादी की तारीख भी 26 दिसंबर सन 2000 निश्चित कर ली गई। घर में शादी, जब ये लोग लड़की वाले शैलेंद्र सिंह के पिता के यहां जाते रहे, इस बीच में बहुत बार आनंद से शैलेंद्र की मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, लेकिन शैलेंद्र ने कभी जिक्र नहीं किया कि मेरी शादी की बात तुम्हारी ममेरी बहन से चल रही है। न ही मामा मामी ने कभी अपनी बेटी को यह भनक लगने दी कि उसकी शादी की बात शैलेंद्र से चल रही है। उनको शंका थी कि जहां शादी की बात इसको पता लगेगी, यह आनंद को बताएगी। इसलिए दोनों लोगों ने यह सावधानी बरती कि शादी की जो बात चल रही थी, इसको कानों कान किसी को खबर न हो। घर में शादी की तैयारी जब शुरू हो गई तो लड़की को नेचुरल है भनक लग गई, घर में ही रहती थी। उसने भी धीरे धीरे पता करना शुरू किया कि किससे शादी तय हो रही है। उसे पता भी लग गया कि मेरी शादी शैलेंद्र से, जो एक ट्रेवल एजेंसी का मालिक है, उससे तय हो रही है। फिर एक दिन उसने मौका निकालकर फोन किया आनंद को और उसने ये बताया कि देखो, मेरी शादी तय हो गई है, तारीख भी तय हो गई है। आनंद ने पूछा कौन लड़का है? उसने कहा तुम्हारा दोस्त है, ट्रेवल एजेंसी का मालिक है, शैलेंद्र सिंह उसका नाम है, और अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तारीख 26 दिसंबर दोनों लोगों ने मिलकर तय कर दी है। यह मेरा अंतिम फोन है, कभी इस तरफ आने की कोशिश मत करना, मैं कभी तुम्हें फोन नहीं करूंगी। मैंने देख लिया तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, मुझको मेरी नियति पर छोड़ दो। घर वालों ने तय की है, मैं किसी और की हूं, मैं शादी करके चली जाऊंगी। आनंद ने बताया कि इतना सुनते ही उसके होश उड़ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ममेरी बहन की शादी मेरे सबसे अच्छे दोस्त शैलेंद्र से होगी। वो फौरन भाग के वहां से शैलेंद्र के ऑफिस पहुंचा, ट्रेवल के ऑफिस। कुछ लोग थे वहां पर। जैसे ही शैलेंद्र को उसने अकेला पाया, उसने मुबारकबाद दी कि सुना है तुम्हारी शादी तय हो गई। शैलेंद्र ने कहा हां हो गई। फिर उसने कहा किससे शादी तय हुई? उसने कहा ऐसे भी अनजान मत बनो, तुम्हें सब पता है, तुम्हारी मामा की लड़की से मेरी शादी तय हुई है। आनंद ने बताया कि उस समय मैं कुछ नहीं बोला, मायूस होकर घर चला आया। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं उससे अब क्या कहूं। मैंने अपने दोस्त संजीव और शिबू, ये दोनों बस्ती के रहने वाले हैं लेकिन मेरे अच्छे दोस्त हैं, इनको बुलवाया और इन्हें समझाया कि जाओ शैलेंद्र से बात करना शुरू करो। इधर उधर की बात के बाद जब ये कन्फर्म हो जाए कि इसकी शादी तय हो गई तो पूछो किससे शादी तय होगी, वो नाम बताएगा, और बताओ कि ये लड़की बहुत बदचलन है, इसके बहुत लोगों से संबंध हैं, तुम्हारे लायक तो कतई नहीं है। कोशिश करो कि इसके दिमाग में ये बात आ जाए और ये शादी टूट जाए। संजीव और शिबू शैलेंद्र के पास गए। इधर उधर की बातें, चाय नाश्ता, ये सब होने के बाद फिर अचानक शुरू किया कि सुना है शादी तय। उसने कहा हो गई। नाम पूछा, अरे अच्छा 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 अच्छा, अरे वो तो बड़ी बदचलन है, उसके तो बहुत लड़कों से संबंध है।
थोड़ा नमक मिर्च और मिलाया कि उसको मैंने फलां होटल से एक लड़के के साथ भीतर जाते हुए और 2 घंटे बाद कमरे से बाहर आते हुए अपनी आंखों से देखा है। सारी बात सुनने के बाद शैलेंद्र ने कहा कि देखो, घर वालों ने शादी तय कर दी है, मैं अब इस स्टेज पर इनकार नहीं कर सकता। उन लोगों ने फिर जिद की कि तुम पता तो लगा लो। उसने कहा पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, तुम बता रहे हो तो मैं अपने तरह से, अपने स्तर से इसका भी पता कर लूंगा। जब संजीव और शिबू ने आके आनंद को बताया कि वो तो सुनने को ही तैयार नहीं है, आनंद फिर बहुत मायूस हुआ। अब की बार उसने शैलेंद्र के एक जानने वाले लड़के, जो उसका जानने वाला था, उसका ज्यादा मित्र था, उसको बुलाया, उसके हाथ पर जोड़े और उससे कहा कि भाई कैसे भी कुछ भी करो, ये शादी टूट जाए। शैलेंद्र को समझाने की कोशिश करो, जो गलत उल्टा सीधा बोलना है वो बोल सकते हो मेरी तरफ से, लेकिन ये शादी होनी नहीं चाहिए। शैलेंद्र का वो जानने वाला लड़का भी वहां पहुंचा, पूरी बात बताई। इधर उधर की बात बताने के बाद शैलेंद्र ने वही बात रिपीट कर दी जो उसने संजीव और शिबू को कही थी कि घर वालों ने शादी तय की है, शादी की तिथि निश्चित हो गई है, अब मैं इसे मना नहीं कर सकता। उसने भी आकर आनंद को बताया कि भाई अब ये शादी होगी, वो तो किसी तरह मना करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है पूछने से कोई फायदा नहीं या जानने से कोई फायदा नहीं, अब तो शादी तय हो गई। आनंद कहने लगा कि जब मेरे सारे प्रयास विफल हो गए, मैं थक हार गया, शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने संजीव, शिबू, उसके साथ 2 लड़कों को और बुलाया, उनसे कहा कि तुम लोग चिन्हट में रुको, मैं भी वहीं आ रहा हूं। चिन्हट के पास किसी दुकान पर ये सब लोग पहुंचे और वहां पर आनंद भी आया। उसने फोन करके शैलेंद्र से कहा कि एजेंसी के लिए 2 गाड़ियां मैंने पुरानी देखी हैं, मॉडल थोड़ा पुराना है, लेकिन थोड़ा पैसा लगाने के बाद अच्छा पैसा देंगी, चल के दोनों गाड़ियों को देख लो, डील हम फाइनल करा देंगे। यही काम था शैलेंद्र का। उसने कहा बस मैं तैयार हो रहा हूं, आ रहा हूं। शैलेंद्र अपनी महिंद्रा वाइजर गाड़ी लेकर तैयार होकर चिन्हट पहुंचा जहां बताया गया था। जो लोग वहां और थे, संजीव, शिबू, उनको तो वो जानता था, बाकी 2 को नहीं जानता था। उसने पूछा भी, ये दोनों लोग बोले नहीं, इन्हीं लोगों की गाड़ी है, इनको साथ ले चल रहा हूं, गाड़ी जहां खड़ी है चल के देख लिया जाएगा और आज ही बात तय कर देंगे। आनंद ने कहा कि मैंने उससे कहा कि गाड़ी मैं चलाऊंगा, तुम बैठ जाओ। बाकी 4 लोगों को, शिबू, संजीव और बाकी 2 लोगों को पीछे बिठा लिया। मेरे ठीक बगल में ड्राइविंग सीट पर बैठा, मेरे ठीक बगल में शैलेंद्र बैठ गया। जैसे ही हम लोग सुल्तानपुर की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा सुनसान हुआ। पहले से मैंने बता रखा था, एक इशारा भी बता रखा था। जैसे ही मैंने इशारा किया, पीछे से 4 लोगों ने, जाड़े का दिन था, मफलर से पीछे की तरफ उसकी गर्दन को खींच के कस दिया। थोड़ी देर वो छटपटाया, लेकिन पीछे 4 लोग थे, वो अकेला करता भी क्या। 3-4 मफलर एक साथ लगाकर सीट पर उसकी गर्दन को दबाते चले गए। इस बीच में आनंद ने उसी रोड पर एक सुनसान पगडंडी में, जहां ज्यादा जंगल सा था, उसमें गाड़ी भीतर की तरफ मोड़ ली। शैलेंद्र को खींचकर नीचे गिरा दिया, बेहोश हो चुका था, और फिर वहां पड़ी ईंटों से उसके सिर को, उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। जब ये इंश्योर कर लिया कि ये मर चुका है, ये उसको छोड़ के बाकी लोग गाड़ी पर बैठ गए, सुल्तानपुर की तरफ चलने लगे। सुल्तानपुर के नजदीक पहुंचकर उसने
सुल्तानपुर से पहले ही उन लोगों ने एक बड़े तालाब में जीप की दोनों नंबर प्लेट खोलकर उसकी प्लेट तालाब के भीतर डाल दी और फिर संजीव को कहा कि तुम गाड़ी ले जाकर अपने किसी गैराज में खड़ी कर देना बनाने के लिए, या जो भी बहाना करना हो, लेकिन गैराज सड़क पर न हो, भीतर हो, और उसके भीतर ले जाके इसको पार कर दो, मैं बाद में बताऊंगा। संजीव वहां से लेकर चला गया। ये लोग बस अड्डे पर उतरे, बस से वापस लखनऊ आ गए। संजीव भी गाड़ी को गैराज के भीतर खड़ी करके वापस आ गया। इसके बताए हुए स्थान पर पुलिस ने जीप बरामद कर ली, दोनों नंबर प्लेट जो उसमें थे वो बरामद कर ली तालाब में। आनंद को गिरफ्तार कर ही लिया था। शिबू, संजीव और 2 लड़के, उनको एफआईआर में जो गुमशुदगी की तहरीर थी उसको तरमीम करके 302 की एफआईआर की गई। विवेचना में इन चारों को फरार वांटेड बताया गया और इन सब के लिए दबिश देनी शुरू कर दी गई। आज की घटना, मैंने अपने कई आपराधिक घटनाओं के प्रकरण में बार बार रिपीट किया है कि जिस घर में जवान महिला, बेटी या कोई अन्य विवाहित अविवाहित लड़की हो, वहां हम उम्र लड़कों के आने जाने पर अच्छा हो कि रोक हो, नहीं अगर रोक हो सकती तो उन पर बहुत ही सतर्क दृष्टि रखी जाए, कड़ी नजर रखी जाए। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आनंद अपनी मामा के यहां बार बार आता जाता रहा और उनके घर वालों को यह खबर भी नहीं लगी कि हो क्या रहा है उसके आने जाने पर। शायद उनको इस बात का इतना कॉन्फिडेंस था कि ये मामा बुआ के लड़का लड़की हैं, इनमें दूसरे कोई संबंध होने की संभावना नहीं है। और जब मामा मामी को पता लगा तब तक समय बहुत आगे निकल चुका था, बहुत देर हो चुकी थी, उनके हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन हुआ तो सब कुछ घर में ही। कैसे कहा जा सकता है कि मामा मामी को यह पता नहीं था कि वहां क्या हो रहा है? और जब ये बात पता लगती है, जब बहुत देर हो जाती है, जब पता लगती है, तो वही 4 लोग समाज के, चाहे रिश्तेदार हों चाहे समाज के हों, पहला काम करते हैं कि इसकी फौरन शादी कर दो। लड़का हो या लड़की, अभी तुरंत शादी कर दो, जल्दी से ढूंढ के कर दो। लेकिन ये न तो तब कोई सोल्यूशन था, न अब कोई सोल्यूशन है। आप बिठा के बात करते, बातचीत करते, कोशिश करते, उसका हल निकालते, लड़की से अलग बात होती, लड़के से अलग बात होती, लेकिन तब भी यही सोल्यूशन माना जाता था, शादी कर लीजिए सब ठीक हो जाएगा। और आज भी यही है कि शादी कर दीजिए सब ठीक हो जाएगा। कभी ठीक नहीं हुआ। हो सकता है कि 1-2%, 3% या मैक्सिमम अप टू 5% में शादी होने के बाद चीज़ें सुधर गई हों, लेकिन उसकी परिणति यही कुछ होती है जो यहाँ हुई है। दूसरी तरफ शैलेंद्र को बार बार किसी ने झूठ ही बताया, लेकिन शैलेंद्र को इस पर भी विचार करना चाहिए था। कम से कम अपने घर में बात करता कि भाई इसके बारे में ये बताया जा रहा है। और दोनों घर में लैंडलाइन फोन थे। मान लिया लड़का लड़की को देखने की मनाही थी, तो कम से कम फोन पर तो बात कर ही लेनी चाहिए थी। अगर फोन से बात हुई होती तो हो सकता है लड़की ये बता देती कि मुझे किससे शादी करनी है, मैंने अपना मन बना लिया है, आप अपने घर वालों को मना कर दीजिए या मैं अपने घर वालों को मना कर दूंगी। लेकिन माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया, इनकार करने की कोई जगह नहीं है, इनकार करने का कोई स्कोप नहीं है, और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसलिए जब भी आप कोई रिश्ता तय करें अपने किस्सा गोई परिवार के लोगों को
मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब भी चाहे लड़की का करें चाहे लड़के का करें, तो उन दोनों को इतनी फ्रीडम हो कि वो एक दूसरे को समझ सकें। आप नहीं मिलने देना चाहते, फोन से अब तो फोन पे बहुत ढेर सारी डिवाइसेस हैं, वीडियो कॉल कर लें, नॉर्मल कॉल कर लें, मैसेज से कॉल कर लें, लेकिन एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, वरना वही होगा जो शैलेंद्र का हुआ है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर सहमत नहीं हैं तो कृपा करके मुझे मेरी मेल आईडी पर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।